नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल बिहार चुनाव पर है। बिहार में हर गुजरते दिन के साथ राजनीतिक माहौल गर्म होता जा रहा है। राजनीतिक दल अपने प्रचार से ज्यादा विपक्षियों पर प्रहार की चुनावी नीति अपना रहे हैं। कहीं नीतियों का प्रचार चल रहा है तो कहीं मुद्दों को लेकर प्रहार भी चल रहा है। कहीं योजनाओं का प्रचार चल रहा है तो कहीं नेतृत्व को लेकर प्रहार है। इस बीच तमाम राजनीतिक समीकरण भी सामने आ रहे हैं। कई समीकरण उभर भी रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ी हलचल सीट शेयरिंग को लेकर है। दोनों ही गठबंधनों में मंथन चल रहा है। खबर है कि महागठबंधन में कांग्रेस ने पिछली बार के 70 सीटों से 10 सीटों तक कम लड़ने की पेशकश की है और बात नहीं बनने पर 243 सीटों पर लड़ने का विकल्प खुला रखा है। तो एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच भी तकरीबन बराबर सीटें बटेगी। बची हुई सीटें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और अन्य के बीच बटेगी, जहां चिराग की ओर से 40 और जीतन राम मांझी की ओर से कम 8 सीटों पर दावा किया जा रहा है। तो यह गुत्थी दोनों जगह पर अभी तक सुलझी नहीं है। वैसे भी चिराग पिछली बार 137 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ चुके हैं, तो विकल्प उनके पास भी है, लेकिन फिलहाल कुछ भी तय नहीं है। महागठबंधन में 14 सितंबर से सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग तय की जाएगी और बिना सीएम चेहरे के ही कांग्रेस चुनाव में जाना चाहती है। वहीं आरजेडी चाहती है कि सीएम का चेहरा क्लियर कर दिया जाए। उधर दिलचस्प बात यह भी है कि सीट शेयरिंग से पहले ही नीतीश कुमार उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर चुके हैं। 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार भी चुके हैं। दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव अलग ही राजनीति में रमे हुए हैं। पहले उन्होंने मनेर जाकर वहां के आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र को अपशब्द कहना शुरू कर दिया। अब राघोपुर जाकर तेजस्वी यादव की आलोचना कराए। तो कुल मिलाकर माहौल बेहद चुनावी होता जा रहा है और ऐसे में आज के दंगल में हम आपके बीच चुनावी माहौल की एक मूड मीटर लेकर आपके सामने आए हुए हैं कि बिहार की जनता का मूड क्या कहता है। हम आज आपके सामने बिहार के राजनीतिक माहौल, मुद्दे और मूड को लेकर जनता की राय आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपको राय बताएंगे और वोटर्स की राय पर पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा भी करेंगे। हम सीट्स नहीं रखेंगे, लेकिन लोगों की अलग अलग मुद्दों पर क्या राय है वो सबसे पहले आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ चर्चा में विशेष मेहमान भी शामिल हो चुके हैं और हर पार्टी से हमारे साथ उम्मीदवार इस वक्त मेहमान जुड़ चुके हैं। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मूड पर अपनी भूमिका रखेंगे। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से अपनी भूमिका रखेंगे। जयंत जिज्ञासु आरजेडी के प्रवक्ता इसमें शामिल होंगे। अनुप्रिया यादव जनता दल यूनाइटेड से इस चर्चा में शामिल होंगी। पवन वर्मा जनरल सेक्रेटरी है और मुख्य प्रवक्ता है जन सुराज्य पार्टी, क्योंकि इस बार जन सुराज्य पार्टी एक अहम हिस्सा बनेगी बिहार के चुनाव का। जन सुराज्य पार्टी किस तरीके से आगे बढ़ती है उस पर भी कई चीजें निर्भर हो सकती है। और अमिताभ तिवारी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट, कमेंटेटर, इलेक्शन एनालिस्ट और जिनका ये सर्वे है, जिन्होंने ये आंकड़े हमारे सामने लाए, वो भी अपने आंकड़ों पर बात करेंगे। उनसे भी कुछ सवाल हम रखेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले हम आपके सामने बिहार के चुनावी माहौल में सियासी नब्ज टटोलने के लिए किए गए एक सर्वे के आंकड़े रखना चाहते हैं। उन आंकड़ों को पेश करने से पहले हम आपको बता दें कि ये सर्वे 3 सितंबर से 10 सितंबर के बीच किया गया, यानी हाल ही में पिछले हफ्ते ये सर्वे किया गया है, जिसमें अपनी राय देने वाले लोगों में 70% ग्रामीण लोग हैं, 30% शहरी इलाके से लोग हैं। जवाब देने वालों में 52% पुरुष हैं और 48% महिलाओं की राय शामिल की गई है। जाति धर्म के आधार पर सर्वे में जवाब देने वाले लोगों में 44% ओबीसी है, 20% दलित समाज से है, 18% मुस्लिम है, 16% अन्य सामान्य है, 2% अनुसूचित जनजाति और 1% अन्य जाति के कुल 5635 लोगों का 2 चरणों में सर्वे किया गया। ये एक तरीके से हम देखें तो कंकरेंट लिस्ट हम इसके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, लोगों के सामने हमने रखने की कोशिश की और उसके आधार पर हमने कुछ चीजें आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिहार का मिजाज क्या बदल रहा है, यह हमारा सबसे बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन शुरुआत करते हैं कि नीतीश सरकार में सत्ता विरोधी या सत्ता समर्थक लहर का स्तर क्या है। यह सवाल था कि दरअसल क्या एंटी इनकम्बेंसी या प्रो इनकम्बेंसी किस तरीके से है। पहली स्लाइड अगर आप देखें तो तेज विरोध करने वाले 48% लोग यहां पर दिखाई देते हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी का स्तर करीब करीब 48% इस पे दिखाई दे रहा है। तेज समर्थन करने वाले यानी पूरी तरीके से समर्थक
नीतीश सरकार के 27.1%। सामान्य कि जो कह रहे हैं कि हां ठीक है, जो भी उनका परफॉर्मेंस रहा है वो ठीक है, वो कहने वाले 20.6% लोग हैं और पता नहीं कहने वाले 4.3% लोग हैं। दूसरा सवाल जो विधायकों को लेकर पूछा गया कि क्या उनकी एंटी इनकम्बेंसी किस तरीके से है, तो मौजूदा विधायक फिर चुनाव लड़े तो क्या वोट देंगे? हां कहने वाले हैं 31.8% लोग, नहीं कहने वाले हैं 53.5% लोग और पता नहीं कहने वाले 14.7%, यानी करीब करीब 14% वोटर्स आज की स्थिति में फ्लोटिंग वोटर्स हम कह सकते हैं, जो विधायक के खिलाफ भी जा सकते हैं, उनके पक्ष में भी जा सकते हैं। अगला सवाल जो हमने पूछा कि किसे बिहार का सीएम चेहरा देखना पसंद करेंगे? तेजस्वी यादव आज की स्थिति में भी लीड कर रहे हैं, 33.5% तेजस्वी यादव को अपनी पसंद बता रहे हैं। नीतीश कुमार को 24% लोग अपनी पसंद बता रहे हैं। प्रशांत किशोर जन सुराज्य पार्टी के 13.7% लोग प्रशांत किशोर को अपनी पसंद बता रहे हैं। चिराग पासवान 8.3% लोग। सम्राट चौधरी बीजेपी का एकमात्र नाम इस सर्वे में 5.2% लोग सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री है उन्हें अपना चेहरा बता रहे हैं। और पांचवा सवाल जो हमने उनके सामने रखा कि चुनाव में क्या देखकर आप वोट डालेंगे, क्योंकि मुद्दे कौन से हैं, किन मुद्दों पर वोट डाला जा सकता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे, 23.6% लोग कहते हैं कि विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे। नीतीश सरकार के काम के आधार पर, सरकार 20 साल से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं, तो उनके काम के आधार पर 20.1% लोग कह रहे हैं उनके नाम पर। लेकिन आज की स्थिति में बड़ी दिलचस्प बात है कि आज भी बिहार में पीएम का चेहरा चलता है। पीएम के चेहरे पर 17.3% लोग कह रहे हैं कि हम उनका चेहरा देखकर वोट डालेंगे। सीएम का चेहरा देखकर वोट डालने वाले 14.6% लोग शायद आरजेडी के लिए खुशखबर हो सकती है और उम्मीदवार के आधार पर वोट डालेंगे। लेकिन उम्मीदवार के खिलाफ जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी है वो भी हमने पिछले स्लाइड में देखा था। 7% लोग कहते हैं कि उम्मीदवार के आधार पर हम वोट डालेंगे। पार्टी चिन्ह के आधार पर पार्टी के समर्थक 2.3%, योजनाओं के लाभ पर 1.6% और आश्चर्य की बात है जाति और धन के अन्य मुद्दों पर 0.9% लोग और बाकी सारे मुद्दे हैं 4.7%। पता नहीं कहने वाले अभी तक तय नहीं किया है, करीब करीब 8% लोग हैं जो कह रहे हैं कि अभी तक हमने तय नहीं किया है कि किस मुद्दे पर हम वोट डालेंगे। और आखिरी बाकी भी सवाल हमारे पास है, 11 टोटल सवाल है, लेकिन यह सवाल मैं आपके सामने और एक रखना चाहता हूं कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या बनेगा। तो आज की स्थिति में भी बिहार में बेरोजगारी 34.2% लोग कहते हैं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। वोट चोरी या एसआईआर का मुद्दा, जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया बिहार में चल रही है, 21.3% लोग कहते हैं कि वो एक मुद्दा बड़ा हो सकता है। दूसरे नंबर पर वोट चोरी यहां पर नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार का मुद्दा 8.4% लोग, महंगाई 8% के करीब लोग, शिक्षा 6.2%, बिजली सड़क पानी 5.3% और कानून व्यवस्था 5.2%, शराबबंदी 4.2% लोग और अन्य 3.1% लोग कहते हैं कि वो जो है उस पर वोट डालेंगे। और आखिर में बिहार चुनाव में किसे वोट करना चाहेंगे, यह भी एक सवाल हमने पूछा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शंस इस वक्त बिहार में है, एनडीए के पाले में 36.2% यानी 36.2%, महागठबंधन 1% पीछे 35.8%, अन्य 12.8% और जन सुराज्य 8.7% यानी 8.7% और पता नहीं फ्लोटिंग वोटर्स आज की स्थिति में 6.5% फ्लोटिंग वोटर्स यहां पर नजर आ रहे हैं। शुरुआत में करना चाहूंगा, चर्चा शुरू करेंगे, शुरुआत करना चाहूंगा बीजेपी से दरअसल, क्योंकि आज की स्थिति में एक साफ चीज नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा है, 2020 में भी इसका सामना किया गया था, लेकिन जब गठबंधन बने तो गठबंधन में बीजेपी जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से गणित बनाए गए, जाति गणित बनाए गए, उसके आधार पर आप आगे निकल गए। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी आज की स्थिति में भी बड़ा मुद्दा, प्रेम शुक्ला जी, बिहार में नजर आ रहा है। देखिए, हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी मुद्दा होती है और ये मुद्दा महाराष्ट्र में भी था, ये मुद्दा हरियाणा में भी था। और आपने देखा कि शुरुआत जो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो या दिल्ली हो,
चुनावी सर्वेक्षण जो शुरू के दिनों में किए गए, उन सर्वेक्षणों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पीछे रहा, भारतीय जनता पार्टी पीछे रही। लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से महाराष्ट्र में तो विपक्ष का सुपड़ा ही साफ हो गया, हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बदल गई। तो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, कार्यकर्ता हमारे जिस तरह से नीचे जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, एनडीए को उसका सीधा सीधा लाभ मिलता है। और हर चुनाव में, चुनाव दर चुनाव, जब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचंड जनादेश आता है तो जो लोग चुनाव के पहले तमाम चीजें गिना रहे होते हैं, चुनाव के बाद वो हक्के बक्के रह जाते हैं। फिर वो निर्वाचन आयोग पर जो है आक्षेप लगाते हैं, वो चुनावी व्यवस्था पर आक्षेप लगाते हैं और उनको अपनी कमियां जो है वो छिपाने के लिए जो है उनको तमाम तरह की कवायद करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जिस तरह से बिहार में, जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, उसी तरह से बिहार में भी निश्चित तौर पर जनादेश आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गठबंधन को जाएगा। और आप ही का सर्वे दिखा रहा है कि श्रीमान नीतीश कुमार जी की लोकप्रियता, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता वहाँ मुख्यमंत्री की तुलना में, मुख्यमंत्री के प्रत्याशी की तुलना में, या मुख्यमंत्री के मुद्दे पर जो है उसकी तुलना में अधिक है, आप ही का सर्वेक्षण बता रहा है। तो साफ तौर पर विकास का मुद्दा आप बता रहे हैं वहाँ चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार ने वहाँ किस तरह से विकास किया, विकास की इबारत जो कुछ बिहार में लिखी गई है वो नीतीश कुमार जी के कार्यकाल की ही है। उसके पहले की दुर्दशा तो हर किसी को ज्ञात है। तो विकास की जब बात होगी और विकास के नाम पर जब वोट आएगा तो उसका लाभ साफ तौर पर जो है वो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को होगा। जी साहिल जी। प्रेम शुक्ला जी, एक सवाल मुझे इसको लेकर पूछना है, क्योंकि एक बड़ी दिलचस्प बात दिखाई दी है आपने महाराष्ट्र और हरियाणा का जिक्र किया। आप सही कह रहे हैं कि जब चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तब जिस तरीके से लोकसभा के रिजल्ट आए थे उसके बाद इसका अंदाजा लगाना मुश्किल था कि आपकी सहयोगी और आप वहां पर विधानसभा का चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। लेकिन ग्राउंड वर्क आपका ठीक होता है, आप वहां पर कार्यकर्ता जिस तरीके से भेजते रहे और उसको कांग्रेस कह रही है कि वोट चोरी की वजह से आप वहां पर चुनाव जीते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहां पर यह है कि इस बार ये जो सर्वे किया गया है अमिताभ तिवारी और उनकी टीम ने, उसमें यह दिखता है कि इस बार वोट चोरी या एसआईआर ये भी एक बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आता हुआ नजर आ रहा है बिहार की राजनीति में, और बेरोजगारी अभी भी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, अमिताभ तिवारी जी और उनकी टीम की जो सर्वेक्षण की उनकी जो कला है, उस कला को, उस विज्ञान को मैं प्रणाम करता हूं। निश्चित तौर पर जो मुद्दे उनके सामने आए होंगे वो पेश कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को भली भांति पता है कि बेरोजगारी दूर करने की दिशा में अगर सबसे ज़्यादा कोई निर्णायक काम कर रहा है तो केंद्र में मोदी जी की सरकार और राज्य में नीतीश कुमार जी की सरकार कर रही है। अकेले आदरणीय प्रधानमंत्री जी पहले प्रधानमंत्री हैं जो लोगों को नौकरियों के में नियुक्तियों के पत्र जारी करने का काम जिनके कार्यकाल में हुआ है, जिनके कार्यकाल में जो है ईपीएफओ में रिकॉर्ड आंकड़े दर्ज हुए हैं, जिनके कार्यकाल में स्वयं बिहार में जो है 7 लाख से अधिक नौकरियां जो हैं देने का काम बिहार में हुआ है। तो बेरोजगारी का भी इलाज हमारे पास है। और एसआईआर का जो मुद्दा उठा रहे हैं उनके कार्यकर्ताओं के मन में वो मुद्दा हो सकता है, लेकिन हर कोई जानता है कि बिहार में घुसपैठिया बचाओ आंदोलन करने वाले जो हैं वो कितना भी डुगडुगी पीट लें, बिहार की जनता सत्य से वाकिफ है और वो सच के पक्ष में फैसला देगी। सुरेंद्र राजपूत, आपकी क्या प्रतिक्रिया? जो नतीजे यहां पर दिख रहे हैं, एक बात तो साफ नजर आती है कि जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी बिहार में नजर आ रही है, अगर हम देखें तो विपक्ष के लिए एक अच्छी उपजाऊ जमीन वहां पर नजर आ रही है पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो। कहीं चुनाव के मैदान में जाकर, क्योंकि लड़ाई में आखिरकार आखिर तक लड़ना पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र और हरियाणा में हुआ उस तरीके की स्थिति बन जाए, लेकिन आज की स्थिति में तो उपजाऊ जमीन नजर आती है।
साहिल भाई, सबसे पहले तो जो कहते हैं ना कि फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क हो भरपूर होने चाहिए। मैं अमिताभ तिवारी की टीम को और आपको बधाई दूंगा, क्योंकि बहुत दिनों बाद एक ऐसा आप लोगों ने सर्वेक्षण किया है जो वास्तव में ध्यान देने योग्य भी है और जिस पे चर्चा भी हो सकती है। इस पे इसलिए नहीं चर्चा की क्या नाम कोई और बातें हैं, आपने बड़ा स्पष्ट सम्यक सर्वे रखा और आपने न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष को किसी को भी इसमें शामिल नहीं किया। ये बेहतर बात है। मैं आपको बताऊं, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं आपकी बात से कि जो हरियाणा में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, ये हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। अब ये बात अपने आप में सच है और वही होगा हरियाणा और महाराष्ट्र का जो नहीं हुआ था, क्योंकि हरियाणा और महाराष्ट्र में हम वोट चोरी नहीं पकड़ पाए थे। उससे पहले हम ये भी नहीं पकड़ पाए थे कि भाई 32 लाख वोट 5 साल में जुड़ते हैं और 42 लाख वोट 5 महीने में जुड़ जाते हैं। हम ये भी नहीं पकड़ पाए थे कि उड़ीसा में एक कंस्टिट्यूएंसी में 37% वोट बढ़ जाते हैं। खैर, वो वोट चोरी अपने आप में मुद्दा है, बिहार की जनता ने भी मान लिया और वोट चोरी एक बड़ा मुद्दा है, ये देश की जनता ने भी मान लिया है। तो अब बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा नहीं होगा, ये अपने आप में बिल्कुल तय है। इसके कुछ बिंदु आपके ही सर्वेक्षण रख रहा है। सबसे बड़ी चीज तो आपका सर्वेक्षण कह रहा है कि 48 लोग तेज विरोध में है सरकार के, सरकार को बदलने के उसमें है, और मात्र 21% लोग जो हैं वो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा मुद्दा है कि 48% लोग सरकार के विरोध में है। अब वो सरकार के विरोध में है तो अपने आप समझ में आ जाता है किसके पक्ष में है, एक चीज। दूसरी बात जो आ जाती है कि आप अगर चेहरों को उठाइए तो आपने चेहरों में सिर्फ हमारा इंडिया गठबंधन का एक चेहरा दिया है और भारतीय जनता पार्टी नीति एनडीए गठबंधन के 2 चेहरे दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर आप हमारे यहां के भी 2 चेहरे देते, किसी को भी और को भी आप देते, तो निश्चित तौर पर 3 चेहरे दिए और भी गणित होती। लेकिन इन उनके यहाँ से सारे 3 चेहरे दिए। अगर आप देखें आज सुनील राजपूत जी 3 चेहरे दिए हुए हैं। नीतीश कुमार है, चिराग पासवान है और उसके साथ साथ सम्राट चौधरी भी है। 3 चेहरे हैं एनडीए से। जी हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल वही बात है। तो मैं ये कहता हूं, अगर आप उनके यहां से 3 चेहरे देने के बाद भी वो थोड़ा सा सरपास कर पा रहे, तो अगर तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता को अगर आप देखेंगे तो तेजस्वी यादव जी की लोकप्रियता दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रही है, इसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं। और बिहार के सबसे बड़े नेता के रूप में एक स्वर से एक मत है सब लोग कि वहां पर तेजस्वी यादव है। सुनील राजपूत जी, आपने मुद्दा छेड़ ही दिया है, तो एक छोटा सा इंटरवेंशन मैं करना चाहता हूं। जो शुरुआत मैंने की थी उस पर मैंने बताया था कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम सीटें कितनी लेंगे, और उसी को लेकर फिलहाल गठबंधन में पशोपेश चल रहा है। कि आरजेडी कहती है कि पिछली बार अगर कांग्रेस ने 70 सीटें नहीं ली होती तो शायद कुछ मामला अलग बनकर निकल के आता। आरजेडी इंतजार करती रही कि तेजस्वी यादव का नाम घोषित किया जाए मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में, लेकिन अभी तक वो घोषित नहीं हो पाया है। तो क्या कम से कम ये सर्वे देखकर आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि एक ही नाम जो आपके गठबंधन में आगे आ रहा है उसको घोषित कर देना चाहिए, और ये सीटों के बंटवारे को लेकर जो झगड़ा चलता रहा महाराष्ट्र में भी या बाकी जगह पर भी, जिसके वजह से दिक्कत हो गई, वो नहीं करनी चाहिए अभी? दोनों जगहों की परिस्थितियां अलग अलग थी। साहिल, आप तो चूंकि महाराष्ट्र से आते हैं और हमने आपने मिलकर के वहां पे देखा भी है, काम भी किया है, कमियां भी देखी और अच्छाइयां भी देखी। आपको भी मालूम है वहां हम क्यों हारे हैं और हमें भी मालूम है वहां क्यों हारे हैं। वो हम गलतियां बिहार में नहीं दोहराने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम आपको बहुत जिम्मेवारी से कहते हैं, कांग्रेस पार्टी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, आरजेडी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हमारा मुकेश सहनी भी सारी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, और हमारा क्या नाम लेफ्ट पार्टी भी हमारे सहयोगी, क्योंकि हम सब लोग मिलकर के इंडिया गठबंधन के बैनर के तले चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव चिन्ह कोई किसी का भी होगा। इस बार राहुल गांधी जी स्पष्ट रूप से सुपरवाइज कर रहे हैं और राहुल गांधी जी बहुत ईमानदारी से, मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, तेजस्वी जी हो, राहुल गांधी जी हो, ये पूरी ईमानदारी से आज की डेट में सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं। अल्लावेरू साहब बैठे हुए हैं वहां पर, राजेश राम जी हैं हमारे, और सीट शेयरिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नए पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको जिम्मेवारी से कहता हूं, और समय आने दीजिए। कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है।
अभी चुनाव को शुरू होने दीजिए। अभी तो हमने एसआईआर का मुद्दा उठाया, अभी तो हमने महादेवपुरा का बम फोड़ा है, अभी तो एक हाइड्रोजन बम और आना है। और जैसे ही वो हाइड्रोजन बम आएगा, तेजस्वी यादव जी का चेहरा और निखर करके सामने आएगा। आपके सामने बताऊं, तेजस्वी यादव जी को बिहार की कमान चुनावी प्रबंधन में सबसे बड़े नेता के रूप में पहले से दे रखी है। इसमें तो कहीं चर्चा आगे बढ़ाने से पहले सुनील राजपूत को जरा 3 प्रतिक्रियाएं सुनवाना चाहता हूं, विपक्ष के तरफ से आई हुई प्रतिक्रिया। राहुल गांधी है, तेजस्वी यादव है और प्रशांत किशोर है। किन मुद्दों पर विपक्ष की पार्टियां मुद्दा उठाने की कोशिश करिए, जरा जल्दी से उनकी रिएक्शंस देख लेते हैं, फिर मैं चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। मणिपुर में बहुत समय से इशू है, अब जा रहे हैं, ठीक है, बट मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। किस तरह हरियाणा का महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया, कर्नाटक में हमने दिखाया। तो मेन मुद्दा तो देश में वोट चोरी का है। सब जगह लोग यही कह रहे हैं, वोट चोर। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि राघोपुर के व्यक्ति की जो मौत हुई है, फायदा किससे होगा अगर वो चुनाव लड़ते हैं? तो सवाल उठा रहे हैं कि बहुत गंभीरता से घटिया सोच है, हत्या हुई है सर, और इस तरह का उप मुख्यमंत्री अगर बयान दे रहे हैं तो शर्मनाक है। ये क्या सोच है इन लोगों की, घटिया सोच। जरा सोचो कैसे लोगों के हाथ में सत्ता चली गई है, मतलब वो जस्टिफाई कर रहे हैं कि हत्या हुई है तो हम चुप रहे हैं कि हमको फायदा होगा। क्या घटिया सवाल जो है, ऐसे लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन गए, ये लोग लायक हैं क्या? ये इनकी मानसिकता दर्शाती है। जहाँ तक इतनी राघोपुर की चिंता है तो बोले अपने यहाँ का प्रधानमंत्री को आकर के लड़ना चुनाव, कौन रोके हुए? अगर नीतीश कुमार क्राइम और करप्शन के भी पितामह हैं तो तेजस्वी यादव दुर्योधन हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव ही ने तो इस राज्य में क्राइम और करप्शन को इंस्टीट्यूशनलाइज किया, 15 बरस बिहार को गर्त में पहुंचाया। ये बिहार की एक एक जनता जानती है, इनसे ज़्यादा भ्रष्ट और इनसे ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्ति वाले कोई नेता बिहार में आए नहीं। 15 साल के इनके राज में, इनके माँ बाबूजी के राज में बिहार गर्त में गया, और 3 साल जब ये उप मुख्यमंत्री रहे तो इन्होंने उसको कुछ सुधार नहीं किया बल्कि और उसको खराब ही किया है। तो तेजस्वी यादव का क्राइम और करप्शन पर बोलना वो ऐसे है जैसे शेर लोगों को शाकाहारी होने का शिक्षा दे। तो 3 विपक्ष के नेता अलग अलग मुद्दों पर सवाल उठाते हुए, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वोट चोरी को लेकर, आरजेडी सवाल उठा रही है नीतीश कुमार की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर, और प्रशांत किशोर यहां पर विपक्ष और सत्ताधारी दोनों को लॉ एंड ऑर्डर के लिए उतना ही जिम्मेदार बताने की कोशिश कर रहे हैं। अनुप्रिया जी, सवाल तो आपके पास जाना पड़ेगा क्योंकि 2020 में आता हूं आपके पास सुनील राजपूत जी, लेकिन उससे पहले अनुप्रिया जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहिए, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव के पहले सर्वेक्षण होता है, 20 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हुए, उन पर सवाल खड़े होना शुरू हो जाता है। 2020 में भी आपने देखा कि सबसे खराब प्रदर्शन अब तक की जेडीयू का अगर प्रदर्शन देखें तो सबसे खराब प्रदर्शन 2020 में हुआ था, और तब भी एंटी इनकम्बेंसी सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर सामने आया था। क्या यही वजह है? क्योंकि मैं लिस्ट देख रहा था, कम से कम 7 से 8 घोषणाएं नीतीश कुमार सरकार के तरफ से पिछले कुछ महीनों में की गई है, और सारी घोषणाएं महिलाओं को लेकर है। कम से कम 8 फैसले इस तरीके से हम देख सकते हैं। क्या यही कारण नजर आता है कि एंटी इनकम्बेंसी काटने की कोशिश अब आपको करनी होगी? साहिल जी, आपने 2020 के विधानसभा की चर्चा की, और उस चर्चा में आपने यह बताया कि जेडीयू की जो वोट जिस तरह से हमने पाए थे या जो सीट हमने पाए थे, निश्चित तौर पे वो स्वीकारपूर्ण है, क्योंकि जनता ने जो हमें जनमत दी थी और जिस तरह से हमने सीट हासिल की थी। लेकिन उसके पीछे कई और बातें भी थी। आज जिस तरह से लोजपा हमारे साथ में, उस समय लोजपा हमारे साथ में नहीं थी, पहली बात, और हमारे खिलाफ चुनावी रणनीति में थी। और नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, आपने जो पूछा, बिहार में 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार की कमान संभाली थी, तब से लगातार महिला सशक्तिकरण को लेकर के उन्होंने अपने कार्यों में शामिल किया है। चाहे मैं साइकिल योजना की बात करूं, पोशाक योजना की बात करूं, महिलाओं को राजनीतिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए 50% आरक्षण की बात करूं, चाहे बेटियों को नौकरी के लिए 35% आरक्षण की बात करूं, तो हमारे लिए कभी भी वोटर जो होती है वो चिंता का विषय नहीं, वोट हमारे लिए चिंता का विषय नहीं है, हमारे लिए वोटर चिंता के विषय है। क्योंकि हमारे लिए पूरा बिहार हमारा परिवार है, और हमें कभी भी एक परिवार के लोगों की चिंता नहीं की, पूरे बिहार की चिंता की। अब मैं आपके जो आज
जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं और जिस आप डेटा के साथ में आज डिबेट कर रहे हैं, मैं उस पर आती हूँ। आपने ठीक कहा कि ठीक है, जनमानस के बीच में अलग अलग मुद्दे हैं, लेकिन अभी भी प्रतिशत के मामले में मैं आपको आपके डेटा पे मैं आपको चाहूंगी आप ध्यान दीजिए कि विकास के काम पे 23.6% लोग चाहते हैं कि विकास के काम पे वोट दिया जाएगा और 20.1% लोग जानते हैं कि वो नीतीश कुमार जी के नाम पे वोट दिया जाएगा और 17.3 चाहते हैं कि वो पीएम मोदी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे पर वोट दी जाएगी। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा नारा है, जो हमारा संकल्प है कि 2025 से 2030 फिर से नीतीश और 225, इसी नारे को यहाँ बिहार की जनता जो है यह प्रूफ करते नजर आ रही है। दूसरी बात, कांग्रेस के यहाँ प्रवक्ता बैठे थे, उन्होंने बताया कि आपने जिन चेहरों में उनके नेताओं का नाम नहीं लिया है, तो ये तो साबित होता है ना कि कांग्रेस आज आरजेडी के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि इनके लिए चिंता का विषय यह है कि आप अपने सर्वे में भी उनके नेता का नाम आप शामिल नहीं कर रहे हैं और यहीं पे इनके महागठबंधन का असली जो रंग है वो नजर आ रहा है कि आज महागठबंधन के बीच में कुछ भी सही अनुप्रिया जी, जल्दी से मुझे आपसे एक प्रतिक्रिया और भी चाहिए, क्योंकि आपने गिनाया कि किस तरीके से नंबर्स दिख रहे हैं कि किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे। उसमें विकास का मुद्दा सबसे बड़ा, उसके बाद नीतीश कुमार के काम को देखकर वोट डालेंगे, यह भी उस पर कहा गया है। मुझे उस पर आपको सवाल पूछना, लेकिन इससे पहले बिहार अधिकार यात्रा निकालने का फैसला तेजस्वी यादव ने किया। इससे पहले जो वोट यात्रा निकली थी, राहुल गांधी उसमें शामिल थे। अब यह अलग से तेजस्वी यादव की यात्रा निकलेगी। 16 सितंबर से यह यात्रा शुरू होगी, जहानाबाद से यात्रा शुरू होगी। 5 दिन में 10 जिलों का दौरा तेजस्वी यादव इस यात्रा के जरिए करेंगे और इसका नाम दिया गया है बिहार अधिकार यात्रा। ये नाम इस पूरे यात्रा को दिया गया और 20 सितंबर को वैशाली में इस यात्रा का समापन किया जाएगा। बड़ी दिलचस्प बात है कि इससे पहले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने 16 जिलों में यात्रा निकाली थी और अब तेजस्वी यादव अकेले यात्रा निकालने जा रहे हैं। जयंत जिज्ञासु से मैं पूछूंगा कि आखिरकार इस यात्रा का मकसद क्या होगा, लेकिन उससे पहले अनुप्रिया जी, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया जानना जरूरी है, क्योंकि आपने बताया आंकड़े दिखाकर, लेकिन उसके साथ साथ यह बात भी सही है कि आज की स्थिति में नीतीश कुमार सरकार का जो एंटी इनकम्बेंसी है वो भी यहां पर साफ नजर आ रही है आंकड़ों में, और उसके साथ साथ जो मौजूदा विधायक है आज की स्थिति में, इनकम्बेंट विधायक है, उनके खिलाफ भी साफ नाराजगी यहां पर नजर आती है। देखिए, मुझे लगता है कि बिहार की जनता बिल्कुल नीतीश कुमार जी के कार्यों पे चुनाव चाहती है, लेकिन जो कांग्रेस की यात्रा थी वह आप कहीं से भी नहीं कह सकते हैं कि यह वोट के मुद्दे पे यात्रा थी। अगर वोट चोरी का मुद्दा अगर है तो मैं पूछना चाहूंगी कि क्या कांग्रेस के जो नेतृत्व करता है राहुल गांधी जी है, तो वायनाड में भी चोरी हुई थी, और अगर वहां वायनाड में चोरी हुई है तो आपको गद्दी वहीं छोड़नी चाहिए। पहली बात, वो यात्रा विशुद्ध रूप से कांग्रेस बचाओ यात्रा थी। कांग्रेस अब थक चुकी है कि वह आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी बन के घूमना नहीं चाहती है। वो चाहती है कि इस साल 2025 के चुनाव में वह अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करे और आरजेडी से इतर होकर चुनाव लड़े। और आरजेडी की जो मंशा थी इस यात्रा में शामिल होने की, आपने देखा होगा उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, जहां पे पीछे तेजस्वी यादव जी और संजय यादव जी पीछे टकटकी निगाह से बैठ करके राहुल गांधी जी का मुख निहार रहे थे और सोच रहे थे शायद अब जैसा कि नारा उन्होंने 2025 के विधानसभा इलेक्शन में 2029 के नेता का घोषणा कर दिया, तो शायद उनके नेता का भी घोषणा हो जाए। तो इसलिए आरजेडी आज के डेट में यह जान चुकी है कि कांग्रेस इनके साथ में चुनाव नहीं लड़ रही है और इनके दामन से अपना पीछा छुड़ा रही है। ये जिज्ञासा तो मुझे भी है, तो मेरी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वोट अधिकार यात्रा में जिसका जिक्र अनुप्रिया जी कर रही है कि राहुल गांधी ने किसी भी तरीके से नाम घोषित नहीं किया कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा यहां पर तेजस्वी यादव बनेंगे। अब वोट अधिकार यात्रा के बाद बिहार अधिकार यात्रा निकालने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? वोट अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार में फर्क क्या होगा? मैं क्लास पॉइंट ऐड करना चाहूंगी साहिल जी। हाँ चलिए अनुप्रिया जी आपकी बात खत्म करिए, उसके बाद जयंत जी आप बोलेंगे। जी एक मिनट, प्रवक्ता बोलेंगे, आरजेडी के प्रवक्ता इसके बाद बोलेंगे। यात्रा शुभारंभ करने के पहले
मैं तेजस्वी यादव जी से मैं आग्रह करूंगी कि राघोपुर की भी यात्रा कर लीजिए। आपके ही बड़े भाई आपको आईना दिखा रहे हैं कि विधायक साहब जो हैं वो नृत्य का आनंद ले रहे हैं, क्षेत्र की जनता में नहीं घूम रहे हैं। और शायद आपने जो 17% विधायकों का आपने जो अपने डेटा में इंगित किया है कि 17% वैसे विधायक से नाराज हैं जो आरजेडी के आते हैं, क्योंकि आरजेडी के विधायकों की संख्या अधिक है। तो राघोपुर की यात्रा के बाद में आप यात्रा निकालिए और थोड़ा बताइएगा कि आपकी यात्रा कहां तक जाएगी, परिवार तक जाएगी या जनता के बीच तक जाएगी। सवाल कायम है, वोट अधिकार हो गया, अब बिहार अधिकार, क्या फर्क है? मैं सबसे पहले तो आज इस देश को सबसे ज्यादा चाहने वाले, समझने वाले वामपंथी नेताओं में से एक सीताराम येचुरी साहब की पहली बरसी पर उनकी यादों को सलाम करना चाहता हूं। और एडीआर के जो संस्थापक सदस्य रहे और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए जीवन भर काम करते रहे प्रोफेसर छोकर साहब को भी नमन करना चाहता हूं, जो आज हमारे बीच नहीं रहे। जहां तक वोटर अधिकार यात्रा और बिहार अधिकार यात्रा में विरोधाभास देखने की एक दृष्टि है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। ये सारे कुछ एक दूसरे से जुड़े कदम है। और वोट छोड़, गद्दी छोड़, ये जो एक नारा है वो जनमानस में गूंज रहा है और हम इसको घर घर तक पहुंचाने की कोशिश की है कि कोई भी लोकतंत्र सहभागिता से चलता है। और इकबाल कहते थे, जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को घिना करते हैं, तोला नहीं करते। अगर बंदे को ही नहीं रहने देंगे, जीवित लोगों को मृत घोषित करेंगे, मृत लोगों को आप उसमें शामिल करेंगे ड्राफ्ट रोल में, तो जमहूरियत को उससे ठेस पहुंचती है। इसलिए तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में हम यह जो इंडिया ब्लॉक है और जिसकी समन्वय समिति के वो अध्यक्ष हैं और बिहार के वो नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार के सबसे बड़े जनाधार वाले दल के वो सर्वमान्य नेता हैं, और सिर्फ गठबंधन नहीं बल्कि बिहार जी, आपको जरा एक सेकंड रुकना चाहूंगा। डिप्टी सीएम विजय सेना कुछ बयान दे रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लेते हैं और फिर दोबारा आपके पास आता हूं। चलिए, विजय सेना की बात बाद में रखेंगे। जैन जी, आपकी बात खत्म करिए। मैं यही आपसे कह रहा था कि तेजस्वी जी बहुत ही शालीन और बहुत प्रखर नेता हैं और वचन के पक्के नेता के रूप में, वायदे निभाने वाले नेता के रूप में पूरे देश में उनकी एक ख्याति है। इसलिए हम लोगों की जो सरकार बनने जा रही है 2025 में, और तेजस्वी जी बिहार की बागडोर संभालने जा रहे हैं, तो सिर्फ सरकार में बदलाव नहीं होगा बल्कि हम बिहार के निर्माण के लिए काम करेंगे। और हम तो यह आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जरा आपकी ऑडियो में कोई दिक्कत है तो जरा वो ठीक कर ले, क्योंकि आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, जरा उसको ठीक किया जाए। पवन वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर जनसुराज्य पार्टी का प्रदर्शन भी काफी ठीक नजर आ रहा है। पवन वर्मा जी, 8.7% आज की स्थिति में, तो कहीं ना कहीं जनसुराज एक ऐसी ताकत के रूप में उभर रहा है कि जो तय करेगा कि बिहार के चुनाव में आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। क्या इसकी तरफ ही आप देख रहे हैं, यही आपका चुनावी लक्ष्य होगा पवन वर्मा जी? साहिल जी, आपने सही कहा कि एक मजबूत फोर्स का रूप लेके जनसुराज उभरा है। बस एक ही बात से मैं आपसे इत्तेफाक नहीं रखता, हम किंग मेकर की भूमिका बनाने की हमको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा आकलन ये है कि हम पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। और मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक प्रवक्ता हूँ पार्टी का। देखिए, बिहार के लोगों में और आपके कोई भी सर्वेक्षण और सर्वे धीरे धीरे इस बात को और रेखांकित करते जाएंगे। इस समय बिहार में जो एंटी इनकम्बेंसी है वो सारी स्थापित पार्टियों के खिलाफ है, यानी चाहे वो आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस, चाहे बीजेपी, चाहे जेडीयू। और उसके बड़े ही पारदर्शी कारण हैं। इन सबको सत्ता में शामिल होने का अवसर मिल चुका है। और बिहार की दुर्दशा कुछ ऐसी रही है इनके नेतृत्व में कि जहां बिहार 30 साल पहले था वहीं बिहार आज भी है। ये आंकड़े ही नहीं बताते, ये लोगों की जो हालात हैं वो बताते हैं। आप खुद ही सोचिए साहिल जी, जिस प्रदेश में 1/3 से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की कोई व्यवस्था ही नहीं बची है, जहाँ बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है, जहाँ पलायन सबसे ज्यादा है, तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी तो जितनी ही स्थापित पार्टी हैं
और जो विचारहीन गठबंधन करती आई लेकिन है, प्रशांत किशोर उनके खिलाफ तो होगी ही। उनका जो अब रेटिंग जो है वो विकल्प- 3 नंबर पर नजर आ रहा है। मैं 3 खत्म नंबर कर पे लूं, आपके फिर नेता पहुंच गए हैं। तो क्या प्रशांत किशोर को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि बिहार के अब आप मुख्यमंत्री देखेंगे। बनेंगे प्रशांत किशोर, और उसी के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि वो खुद विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? मैं आपको एक विश्वसनीयता से कहने जा रहा हूं कि जैसे जैसे चुनाव आएगा आप ये ट्रेंड देखेंगे कि जन स्वराज, जिसको बाकी ये सारी स्थापित पार्टियां समझती हैं कि अभी उसका कोई वजूद नहीं है, वो इस तरह से सामने आएगी क्योंकि वो एक मजबूत विकल्प है। और बिहार में जो उम्मीद अब पैदा हुई है कि शायद परिस्थितियां बदलें और बिहार में बुनियादी परिवर्तन हो, उसका एक बुलंद प्रतीक बन चुकी है। तो प्रशांत किशोर एक नहीं, लेकिन युवा क्या प्रशांत नेता किशोर जिम्मेदारी लेंगे जिन्होंने खुद? बड़ी क्योंकि अब तक अथाह- तो नहीं कह रहे हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री पद बनने की कोशिश करेंगे या किसी पद पर बैठेंगे, क्योंकि रेटिंग उनका भी दिख रहा वो है। ये बिहार की जनता मैं अगर ये वोट कह कर रहा रही है हूं तो कि- ये भी समझ के कर रही है कि नेता नहीं, कौन होगा ना। ये जी मैं आपको इसको समझा देता हूं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इस मुहिम को, बिहार के बदलाव के लिए इस मुहिम का सूत्रधार हूं। मैं इस मुहिम में इसलिए नहीं हूं कि कोई मैं मंत्री बनूं या मुख्यमंत्री बनूं, पर यह स्वाभाविक बात है। कम से कम मैं तो ये समझता हूं और मैं उनको बहुत सालों से जानता हूं। पवन वर्मा जी, आप भी कि राजनीति को अगर जानते हैं। जैसे हम जनता अगर को वोट पूरा करती है तो विश्वास ये है। समझती है कि कोई जिम्मेदारी मैं जानता ले। हूं जन स्वराज प्रक्रिया से बाहर बैठकर बिना जिम्मेदारी लिए सर, कोई भी शासन नहीं चला सकता। मैं इस मुद्दे पर एक बार फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन कुछ और सवाल भी हमने पूछे थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में एसआईआर को लेकर एक यात्रा निकाली गई थी। प्रधानमंत्री की मां के अपमान का मुद्दा बिहार में उछाला गया था। ये भी सवाल हमने पूछे हुए। पवन वर्मा जी, मैं आता हूं, वो भी जरा एक बार उसके बारे में वोट वाइब्स के इस सर्वे में क्या कहा है लोगों ने, वो भी जरा एक बार देख लेते हैं। 125 यूनिट मुफ्त बिजली की जो मुख्यमंत्री की घोषणा है, नीतीश कुमार की योजना, उस पर क्या कहेंगे, यह सवाल पूछा गया था। 41% लोग कहते हैं कि यह चुनावी जुमला है, बहुत अच्छा फैसला है। 35% लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा फैसला है। वित्तीय भार बढ़ेगा, 12.3% लोग कहते हैं, और 8% लोग कहते हैं कि भाई पहले जो व्यवस्था है वो तो ठीक करिए, उसके बाद मुफ्त बिजली बांटिए। और पता नहीं कहने वाले भी करीब करीब 3.8% लोग हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में महिलाओं को 10,000 रुपए देने की जो घोषणा की है, उस पर क्या कहेंगे, यह भी सवाल पूछा गया। एक बार फिर ज्यादातर लोगों को, 45.4% लोगों को लगता है कि चुनावी जुमला है। बहुत अच्छा फैसला है 36.9% लोग। वित्तीय भार बढ़ेगा 11%, ऐसा सुना नहीं है 3.4%, और पता नहीं कहने वाले भी करीब करीब 3.4% लोग। राहुल और तेजस्वी यादव की जो वोट अधिकार यात्रा निकाली गई थी, उस पर क्या कहेंगे, क्या महागठबंधन को फायदा होगा? करीब करीब 46% लोग कहते हैं कि हां फायदा हो सकता है। चुनाव पर असर नहीं होगा, करीब करीब 38.9%, यानी करीब 39% लोग कहते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। और पता नहीं कहने वाले भी 15% लोग यहां पर सर्वे में नजर आए हैं। बिहार में प्रधानमंत्री की मां को जिस तरीके से अपशब्द का इस्तेमाल किया गया एक रैली में, उसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? चुनाव पर असर नहीं पड़ेगा, करीब 42% लोग कहते हैं कि नहीं असर पड़ेगा। फ्लोटिंग वोटर पर इसका असर पड़ सकता है, 22% लोग करीब करीब कहते हैं कि हां असर पड़ सकता है। एनडीए कैडर पर भावनात्मक असर पड़ेगा, 20.3% लोग, एक मुद्दा मिलेगा एनडीए के कैडर को लोगों में जाने का, बात रखने का, तो 20% लोग कहते हैं। और पता नहीं कहने वाले 16.3% लोग हैं। और हाल ही में जीएसटी के दरों में भी सुधार किया गया, 2 स्लैब्स हटा दिए गए थे, एक ऐतिहासिक फैसला। इस पर भी बिहार की जनता को पूछा गया कि क्या इससे एनडीए को फायदा होगा। 37.4% लोग कहते हैं कि फायदा होगा, नहीं कहने वाले 37.2% लोग, करीब करीब एक जैसे ही लोग, पता नहीं कहने वाले 25.4% लोग। अमिताभ तिवारी, आपसे यह जानना चाहेंगे, जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं उससे यह बात साफ नजर आती है कि लोग इस बात को समझते हैं कि कौन सा फैसला यह चुनाव को देखकर किया गया है। क्या इससे पहले जिस तरीके से
रेवड़ियां बांटने के फैसले किए गए थे अलग अलग चुनाव में, उसका जो हश्र हुआ चुनाव के बाद, उसके वजह से बिहार की जनता अब समझना शुरू कर चुकी है कि ये सब फैसले चुनाव के वक्त किए जाते हैं, उसके बाद इस तरीके की योजनाएं नहीं टिकती है। क्या इसका मतलब यह निकाला जाए? अमिताभ जी, भारत के वोटर के मैच्योरिटी के ऊपर तो कभी कोई सवाल उठा नहीं सकता है, लेकिन एक बात इसमें समझना जरूरी है कि आज बिहार पॉलिटिकली डिवाइडेड है, दो इक्वल ग्रुप्स में, एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए, और एक तीसरा छोटा थर्ड फ्रंट के रूप में उभर रहा है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज। तो आप आज कोई भी सवाल पूछें, लार्जली जो आंसर्स होते हैं लोगों के वो पॉलिटिकली अलाइंड होते हैं। तो अगर आप जीएसटी की बात करें, दोनों में बटा हुआ है। अगर आप प्रधानमंत्री की माता जी को जो गाली दिया गया है वो भी दोनों में बटा हुआ है। 41% लोग कह रहे हैं असर नहीं होगा, लेकिन वहीं 41-42% लोग कह रहे हैं कि इसका फायदा होगा और एनडीए के कैडर पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट होगा। ठीक है, और आप देखेंगे जो ये चुनावी जुमला की जो बात है, देखिए वोट शेयर, इसका असर कोई ज्यादा चुनाव पे होता हुआ नहीं दिख सकता है। ठीक है, क्योंकि 35-40% ही तो वोट शेयर है भाजपा का या एनडीए का, और उतने ही लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि जो 60% नॉन एनडीए वोट है लगभग जनसुराज, महागठबंधन और अन्य लोगों का, उनके वोटर से अगर आप पूछेंगे तो क्योंकि वो विपक्ष के वोटर हैं, वो ज्यादातर कहेंगे कि चुनावी जुमला है। तो इसका असर कोई पॉजिटिवली होता हुआ महागठबंधन के इस पे, इसका कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी है 48%, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है महागठबंधन और जनसुराज में। महागठबंधन उसको अभी भी कंसोलिडेट नहीं कर पा रहा है, वही सबसे बड़ा मुद्दा है। अमिताभ जी, एक सवाल मुझे पूछना है आपसे कि इस बारे में कि महिलाओं का वोटर प्रतिशत बढ़ता जा रहा है और आपके सर्वे में 48% महिलाओं ने रिस्पॉन्स किया और 52% पुरुषों ने रिस्पॉन्स किया हुआ है। इसका कितना असर पड़ सकता है? क्योंकि आमतौर पर महिलाएं नीतीश कुमार को पसंद करती है, यह भी कहा जाता है, महिला वोटर्स खास करके। हाँ, तो अगर आप नीतीश कुमार जी की सीएम रेटिंग्स देखेंगी तो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में उनको ज्यादा समर्थन है। गेम चेंजर स्कीम जो है वो 10,000 रुपए का जो एक वन टाइम ट्रांसफर है वो हो सकता है, क्योंकि अभी वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। आई थिंक वो प्रिपरेशन चल रहा है, कितनी महिलाओं को वो अमाउंट ट्रांसफर होता है। अंत में ये एक जो स्कीम है वो गेम चेंजर हो सकता है, और इसी पर जो है वो महिलाओं की जो नजर है वो टिकी हुई है। तो अभी धीरे धीरे बिहार चुनाव की परतें खुलना शुरू हो चुका है। अमिताभ तिवारी जिस तरीके से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी तक जो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम है उसका पैसा, उसका लाभ लोगों तक पहुंचना बाकी है। उसके बाद एक बार फिर हमें इस बात पर सर्वे करना होगा। फिलहाल मेरा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन पिछले हफ्ते अलग अलग मुद्दों पर बिहार की जनता से जो वोट वाइब्स की टीम ने सवाल पूछे, वो सर्वे हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। फिलहाल बिहार चुनाव में और भी चीजें होना बाकी है, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आज तक पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद देखेंगे हल्ला बोल। आप देखते रहिए आज तक।